हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अब तक डी ब्लॉक एलिमेंट का 5 लेक्चर अपलोड हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ मैं आपको बात बता दूं। आपको यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब के ऊपर दीप ट्यूटोरियल्स VNS लिखना है। ये लिखने से हमारा चैनल ओपन होगा और चैनल ओपन होते ही वहाँ पे एक रेड कलर में लिख करके मार्किंग आता है सब्सक्राइब। उस पर आप क्लिक करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के बगल में ऐसे बेल आइकन रहेगा, इसको हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं, इसको भी ऑन कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि जैसे हम लोग जितना भी वीडियो लेक्चर यानी अपलोड करेंगे तो वो लेक्चर जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। एक चीज़ और, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम लिखेंगे, वहाँ से आएगा ऑप्शन में, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि अपना नेम डालेंगे, ईमेल आईडी या जीमेल ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपका टेलीग्राम बन के तैयार हो जाएगा। फिर टेलीग्राम में एक सर्च वाला ऑप्शन होता है, उस पर जाएंगे, उस पर भी आप सर्च करेंगे दीप ट्यूटोरियल्स VNS। तो वहाँ पे क्या होगा, ये चैनल का हमारे लिंक है ओपन होकर के आएगा, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का टेलीग्राम पे फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो अपडेट होते हैं हम लोग वीडियो कब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। उसके बाद PDF तो वीडियो के नीचे हम लोग देते हैं, वैसे भी इस पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल अभी नहीं कराया जा सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम बनाया है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग का 5 लेक्चर अपलोड हो चुका है डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और कैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे d ऑर्बिटल के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली बात आती है तो हम लोग 4s से निकालें कि 3D से निकालें, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उसको सीखेंगे। उसके बाद पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इतना सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल। तो चेक करते हैं, पहला टॉपिक हम लोग का यही रहेगा। जैसे अगर हम लोग को d ब्लॉक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रहे, तो अगर हमारा कोई d ब्लॉक एलिमेंट है, d ब्लॉक एलिमेंट, तो d में हम लोग भरते हैं n-1 d हमारा होता है और ns होता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली बात आती है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। तो ज़रा बात ध्यान रखिए। मान लीजिए हमारा एलिमेंट 3D 4s का हो या 4D 5s का हो या फिर 5D 6s का हो। इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से रिमूव करेंगे। आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो 4s होता है, 5s होता है, 6s होता है, इनका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें फिलअप करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात आएंगे तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद आता है 1s, फिर इसके बाद आता है 2s में 2p होता है, फिर उसके बाद 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, चौथे वाले में हमारा आता है 4s आता है, 4p आता है, 4d आता है, 4f आता है। तो अगर हम चेक करेंगे 3D और 4s में, तो जो 3D वाला हमारा ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 3D वाले ऑर्बिटल पे ज़्यादा होगा। तो यानी 3D वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, 4D वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 4s ऑर्बिटल पे कम होता है। और आपको पता होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को उसी सेल से रिमूव करते हैं जिसका एनर्जी कम हुआ करता है, और एनर्जी उसी ऑर्बिटल का कम होता है जो ऑर्बिटल हमारे न्यूक्लियस से दूर होता है। यानी 4s ऑर्बिटल हमारे न्यूक्लियस से दूर होता है, तो एनर्जी को पहले हम लोग 4s से रिमूव करेंगे। या ये भी हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग हमेशा आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए एग्जाम्पल करते हैं, अगर कभी हमको देता है कॉपर और कॉपर से बनाकर दे दिया Cu+ और Cu+2, इसका मतलब समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कॉपर लिखेंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बताया गया था आर्गन लिखेंगे, उसके बाद 3d10 लिखेंगे, 4s1 लिखेंगे। आखिरकार ये कॉपर हमारा Cu+ में कब गया होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तब। यानी अगर हम यहाँ पे Cu+ लिखेंगे, Cu लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा Cu+ बना। यहाँ पे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d10 4s1। तो जब Cu+ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को कहाँ से निकालेंगे? आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकालेंगे जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, यानी आउटर मोस्ट सेल से। यानी 3d और 4s में आउटर मोस्ट सेल कौन है? 4s है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो Cu+ के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d10। अगर हमारा Cu+ से Cu+2 में जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे तो अब 4s 0 हो चुका है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करेंगे? d से रिमूव करेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा? 3d9। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे अगर मान लीजिए कल को क्रोमियम लेता है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। यानी अगर मैं क्रोमियम से Cr+ बना दूं तो यानी s वाले से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा? 3d5। अब बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? d5 से। अगर क्रोमियम के ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पे d4 सिस्टम बनेगा। आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जितना एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का तरीका है, चाहे एलिमेंट हमारा 3d सीरीज़ का हो या 4d सीरीज़ का हो या 5d सीरीज़ का हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग s वाले से रिमूव करेंगे, उसके बाद d वाले से रिमूव करेंगे। अगर कोई पूछा क्यों, तो s वाले का एनर्जी लो होता है क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है। रीज़न, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले ऑर्बिटल पे कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आखिरकार ये क्या होता है? अनपेयर्ड पेयर्ड अब बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बात पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पहली बात, इसका मतलब लिखता हूं मैं, जब d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा मीन्स d10, ठीक, या भरा होगा या d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा। d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा। इस वाले कंडीशन के लिए हम लोग पेयर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पेयर्ड का मतलब होता है d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होना चाहिए, मतलब उसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो d ऑर्बिटल आर फुली फिल्ड। d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? d10 सिस्टम, ठीक है। यानी d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा। अगर d 0 सिस्टम है तो इसका मतलब होता है कि d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, ठीक, ये इसका मतलब होता है। अब कैसे पता, जरा समझिएगा। जो d सबसेल होता है, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि d सबसेल हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। यानी 5 टाइप का मतलब d सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5।
एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं D10 सिस्टम। D10 सिस्टम यानी d ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या होता है, फिल्ड होता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे पेयर्ड सिस्टम। पेयर्ड सिस्टम का मतलब d ऑर्बिटल भरा है। लेकिन अगर यहीं से कहीं पर D1 सिस्टम हो जाए, D2 हो जाए, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, तो इसे हम लोग पेयर्ड सिस्टम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से भरा नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अनपेयर्ड के ऊपर, बात करेंगे कि अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा समझते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है d ऑर्बिटल आर पार्शियली फिल्ड, मतलब d कक्षक पूरी तरह से नहीं भरा होना चाहिए। मतलब d कक्षक हमारा पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी अगर हमारा D1 सिस्टम दिखे, D2 दिखा, D3 दिखा, यानी यहाँ से यहाँ तक सिस्टम दिखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड सिस्टम। ठीक है, अब d ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल में एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अकेला हो। और अगर कहीं पे d ऑर्बिटल में पांचों के पांचों ऑर्बिटल अगर खाली रहेंगे तो वहां पर भी अगर मैं बात करूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे भी क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, D1 से लेकर के D9 सिस्टम तक। d ऑर्बिटल का या d ब्लॉक का कोई भी हमारा और किसी भी सीरीज के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है। ठीक है, यहाँ पर मैं D10 भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे D0 भी लिख लेता हूँ। अब एक एक टॉपिक ऊपर समझेंगे। तो यहाँ पे D में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 0, 1 बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल में केवल एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 1 बनेगा। UN का मतलब समझिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी के जैसा 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इस 5 ऑर्बिटल को बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 1 2। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले हैं। इसी तरह इसमें भी होगा 1 2 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। अब मैं बिना बॉक्स के लिखूंगा, आप समझिएगा। अब इसी तरह अगर D4 सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1 2 3 4। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? अकेले हैं। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसमें 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बना? 5 बना, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अगर आप D6 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे पहले 5 ऑर्बिटल ऐसे डेवलप करेंगे। बना? ठीक, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे 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 फिलअप करेंगे। अब बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसको वापस से ऐसे भरेंगे। तो यानी एक ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड हो गया ना। तो D6 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बने? 4 बने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बना? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर D7 की बात करूंगा मैं, तो यानी इसमें कितने पेयर्ड होंगे? एक यहाँ पर भी पेयर्ड हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 3 बचेगा। बात समझ में आई? अगर D8 में बात करेंगे तो 8 में 5 ऑर्बिटल ऐसे डेवलप करिए। इसके बाद
एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां। यानी D8 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2 बनेंगे। इसी तरह अगर D9 की बात करेंगे, 5 ऑर्बिटल डेवलप करेंगे और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप। समझिएगा आप, इसमें एक, यानी D9 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना? 1 बनेगा। अगर D10 में बात करेंगे तो D10 तो इसी तरफ पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा ऐसे, और D0 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो D10 सिस्टम और D0 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। ऐसे हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, आखिरकार इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं एक एक बात को बता दूं कि किस किस टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो उसको मैं बताता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे। तो पहली बात कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम लोग का रहेगा सॉलिड नेचर, मतलब ठोस प्रकृति, कि डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड होते हैं तो क्यों होते हैं, इसके पीछे रीज़न होगा, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेटेलिक नेचर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक नेचर के बाद क्या पढ़ेंगे, मेटेलिक नेचर के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद इनके कलर के बारे में पढ़ेंगे कि कलरफुल होंगे कि कलरलेस होंगे। इसके बाद हम लोग डील करेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक और है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैलिएबल क्या होगा, डक्टाइल क्या होगा, इन सब के, और गुड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये इतना टॉपिक है, और कोई टॉपिक होगा तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन हम लोग का यही रहेगा कि इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि मतलब ऐसा क्यों होता है। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ने के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म, यानी उसके बाद 1-2 लेक्चर और बचेगा, उसके बाद डी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे भी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस से 30% टॉपिक रिमूव किया उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा 30% के अकॉर्डिंग। तो ये सब हम लोग डील करेंगे और बोर्ड पे जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा एज इट इज़, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग का है कि सॉलिड नेचर, और इन सब वर्ड, यानी छोटा छोटा टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो पहला टॉपिक है सॉलिड नेचर, यानी ठोस प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है, ज़रा समझना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। अब कहा जाता है कि एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मेटेलिक फोर्स यानी मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा। मैक्सिमम प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे एक ही टॉपिक के ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तमाम प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड होते हैं, इसके पीछे रीज़न होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक एलिमेंट में जितना ज़्यादा एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा
वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। तो ठोस प्रकृति का मतलब होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटेलिक फोर्स पाया जाता है। ठीक, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड नेचर के होते हैं। सॉलिड नेचर के होते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटेलिक फोर्स पाया जाता है। अब एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। ठीक है, किसको छोड़ करके? एग्जाम्पल में एक बात याद रखेंगे, हमारा टेक्नीशियम और मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि टेक्नीशियम को मैंने बताया था ये गैस स्टेट में पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। टेक्नीशियम हमारा जो होता है 4D सीरीज़ का एलिमेंट होता है, और जो मरकरी होता है ये हमारा 5D सीरीज़ का एलिमेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वह एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। तो मैंने लिख दिया डी ब्लॉक के एलिमेंट सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें मेटेलिक फोर्स पाया जाता है। एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड होगा। ये सॉलिड नेचर के बारे में था, एक्सेप्ट टेक्नीशियम एंड मरकरी। क्यों? टेक्नीशियम, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे हमारा मैग्नीज है, टेक्नीशियम है। रीज़न क्यों? रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि इनका जो सॉलिड नेचर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज हमारा जो होता है, मैग्नीज के पास हमारा D5 सिस्टम होता है, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बावजूद भी जो मैग्नीज हमारा होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, यानी उतना अच्छा सॉलिड नहीं होता, ब्रिटल होता है, मतलब भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे 3D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 3D ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसका जो D इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होता है, मतलब न्यूक्लियस से एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बंधा होता है, तो ये बॉन्डिंग में उतना आसानी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो यानी एक रीज़न और पता चला कि D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड नेचर ये सब डिक्रीज कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है, अगर आगे पढ़ेंगे तो वीडियो लेंदी भी हो सकता है, तो उसको हम लोग लेक्चर नंबर 7 में और जो भी प्रॉपर्टी है डील कर लेंगे। तब तक रिकॉल कर लेते हैं कि मतलब क्या क्या टॉपिक आज पढ़ा गया, कैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को पहले फोरियस से रिमूव करेंगे, बाद में 3D से करेंगे, क्योंकि फोरियस का एनर्जी जो होता है 3D के कंपेयर में कम होता है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है। D10 और D0 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, और D1 से D9 तक मैंने बता दिया। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना था, तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ना था सॉलिड नेचर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा, वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा, और अगर सॉलिड होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने बता दिया कि यूट्यूब पर जाइए, दीप ट्यूटोरियल VNS सर्च मारिए, और दीप ट्यूटोरियल VNS सर्च मारते ही हमारे चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए सारा का सारा नोटिफिकेशन मिले।
वहाँ पे मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का लेक्चर भी अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया प्ले स्टोर से टेलीग्राम को भी डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ताकि जो और भी अपडेट हैं, वीडियो कितने बजे, कितने समय पर, कब कौन सा वीडियो आने वाला है, ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा। PDF नोट्स वगैरह वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी 12th का बोर्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 30% के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।